साथ साथ में हम मीटिंग की भी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। जी सुमित, आप बोलते रहें। बिल्कुल मीटिंग की बिल्कुल श्वेता, तस्वीरें साथ में लगातार हम चल रही हैं। तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, लेकिन मैं आपको वही कह रहा था कि देखिए, भारत की एक बहुत फाइन लाइन डिप्लोमेटिक चैनल्स को डिप्लोमेटिक चीज में रही है, वो है मल्टी अलाइनमेंट। यानी हम कभी भी एक संगठन, किसी एक देश की तरफ हमारा रुझान कभी नहीं रहा है। हम लगातार अपनी अपने अपने मुद्दों को लेकर, अपनी बातों को लेकर बहुत प्रमुखता से रहे। आपने आतंकवाद की बात की, क्योंकि आपने बहुत सही कहा कि हर बार ये बात होती है कि मेरा आतंकवाद, मेरे देश का आतंकवाद या तेरा आतंकवाद, लेकिन भारत ने हमेशा कहा कि आतंकवाद का चेहरा एक होना चाहिए और उसके खिलाफ कार्रवाई भी एक जैसी, एक जगह, हर तरफ ऐसी ही होनी चाहिए। तो निश्चित तौर पर अगर आप देखें कि प्रधानमंत्री मोदी जो जापान से सीधा चीन आए हैं, जहां पर जापान का बात कर लीजिए क्वाड का सदस्य, वही चीन जो है वो एससीओ का संगठन, आप कह सकते हैं कि एक मेंबर है। तो निश्चित तौर पर भारत अपनी मौजूदगी, अपनी अपनी आप डिप्लोमेसी हर जगह बराबर रखना चाहता है, अपने हितों के लिए बराबर रखना चाहता है। और एक बात हमेशा डिफेंस में कहा जाती है, आप भी उस चीज को समझते हो कि अपनी लड़ाई आपको खुद लड़नी पड़ती है, आपको अपने मुद्दे खुद उठाने पड़ते हैं, आपको किसी और के सहारे की जरूरत नहीं होनी चाहिए। और शायद भारत इन चीजों पर बहुत क्लियर है, बहुत लंबे दशकों तक ये क्लियर रहा है भारत कि हमें अपनी चीजों को प्रमुखता से रखना पड़ेगा। और शायद यही वजह है कि इस समय जब अमेरिका भारत को प्रेशर डाल रहा था कि देखिए आप उन बातों को कहिए, आप उन चीजों को करिए जो अमेरिका चाहता है, अमेरिका की हाँ में हाँ भरिए, शायद उस समय भी भारत ने अपने डिप्लोमेटिक, आप कह सकते हैं कि आइडियोलॉजी को उस बहुत प्रमुखता से रखा कि हम उन बातों को रखेंगे जो जो हमारे देश के हितों में होगा। और देखिए श्वेता, एक बीच एक बड़ी खबर यह भी आ रही है कि चीन के तियानजिन में प्रधानमंत्री मोदी और शी जिनपिंग की मुलाकात शुरू हो चुकी है। उसकी तस्वीरें भी हम आपको लगातार हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं और 40 मिनट तक ये बैठक चलेगी। उसकी कुछ पहली तस्वीरें हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं और इस बैठक की शुरुआत हो गई। आप देख सकते हैं उसकी ताजा तस्वीरें सामने आई है और जेंगवेन होटल से ये तस्वीरें लगातार सामने आ रही है। खुद वहां पर श्वेता सिंह हमारी सहयोगी वहां मौजूद हैं और लगातार हम आपको बता रहे हैं कि महामुलाकात या फिर महत्वपूर्ण बैठक इस समय हो रही है एससीओ की, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी और शी जिनपिंग के बीच ये मुलाकात जारी है। 40 मिनट तक ये मुलाकात का समय तय किया गया है और उसकी कुछ ताजा तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरें सीधे तियानजिन से आप देख रहे हैं, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शी जिनपिंग की मुलाकात अब से कुछ देर पहले शुरुआत उसकी हो गई थी। हम उम्मीद करते हैं कि कुछ देर और ये मुलाकात अभी आगे चलनी है, लेकिन इस बैठक के साथ ही उन तमाम उम्मीदों की बात शुरू हो जाती है जो भारत और चीन के रिश्तों के इतिहास का बखान कर जाती हैं। हमारे साथ जो तमाम खास एक्सपर्ट्स जुड़े हैं उसमें अब हमारे साथ ब्रह्मा चलानी जी भी जुड़ रहे हैं, जो कि स्ट्रेटेजिक अफेयर्स एक्सपर्ट हैं, पूर्व एडवाइज़र भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के रहे हैं। ब्रह्मा चलानी जी, क्या आप उम्मीद कर रहे हैं आज की मुलाकात से? सबका अपना अपना आकलन है, कोई सकारात्मक होना चाहता है, कोई ऑप्टिमिज्म से भरा हुआ है इस समय, लेकिन क्या ऑप्टिमिज्म विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट, थोड़ा सा संदेह के साथ, या आपकी राय? ये मोदी का रीसेट 3.0 है। ये 3.0 रीसेट लास्ट अक्टूबर कजान में शुरू हुआ था। कजान में शी जिनपिंग और मोदी की मीटिंग हुई थी। ये फॉलोअप मीटिंग है उस प्रोसेस की। मगर जो पहला रीसेट मोदी का 2014 में हुआ जब प्रधानमंत्री बने, उन्होंने सबसे पहले शी जिनपिंग को बुलाया, उनको होस्ट किया और उससे क्या हुआ कि कुछ समय तक ऐसा लगा कि ये रीसेट सक्सेस रहेगा। मगर क्या हुआ कि 2017 में डोकलाम का स्टैंड ऑफ हुआ। उसके कुछ हफ्तों बाद चीन ने पूरा डोकलाम कैप्चर कर लिया। तो उसके बाद दोबारा रीसेट हुआ, रीसेट 2.0, जिसके बजाय वुहान का समिट हुआ और फिर महाबलीपुर में समिट हुआ। मगर वो भी रीसेट फेल हुआ क्योंकि 2020 में लद्दाख में चीन ने घुस के भारत के जो की बॉर्डर लैंड्स हैं उन पर चीन ने इंक्रोच किया और उससे रिश्ते बहुत ही खराब हो गए। 5 साल तक एक मिलिट्री स्टैंड ऑफ चला। वो स्टैंड ऑफ अभी तक खत्म नहीं हुआ है क्योंकि इस समय सिर्फ डिसएंगेजमेंट हुआ है जहां पर फ्लैश पॉइंट्स थे,
मगर डी एस्केलेशन नहीं हुआ है और डी इंडक्शन ऑफ फोर्सेस नहीं हुए हैं। तो इस समय जो सिचुएशन है, वो जो बॉर्डर क्राइसिस थी 2020 की, वो फुली रिजॉल्व नहीं हुई है। और भारत का उस समय डिमांड था कई सालों से, 2020 से लेके, कि स्टेटस को एंटे रिस्टोर होना चाहिए। जहां पर चीन ने इंक्रोच किया है, वो उसको वहां से हटना चाहिए, तब जाके रिश्ते फुली नॉर्मलाइज हो जाएंगे। मगर अब क्या है कि इस समय भारत की तरफ से कोई नहीं कह रहा स्टेटस को एंटी एक प्री कंडीशन है या प्री रिक्विजिट है, बल्कि अब क्या है कि पूरा जो टॉक है भारत की तरफ से, वो चेंज हो गया है। अब भारत कहता है कि पीस एंड ट्रैंक्विलिटी सीमा पर बहुत ही जरूरी है। तो जो स्टेटस को एंटी का डिमांड था, वो भारत ने ड्रॉप कर दिया है। अब भारत सिर्फ ये कह रहा है कि पीस एंड ट्रैंक्विलिटी होनी चाहिए सीमा पर। तो इससे इससे साबित होता है कि भारत की तरफ से कुछ हद तक क्लाइम डाउन हुआ है। और ये क्लाइम डाउन चीन के कंसिडरेशन से ये इम्पोर्टेंट था, क्योंकि चीन अड़ा हुआ था कि वो हटेगा नहीं, जहां से उसने इंक्रोच किया है वहां से हटेगा नहीं। तो क्या हुआ है कि इस प्रोसेस से जहां पर इंक्रोचमेंट्स हुए थे, वहां पर बफर जोन्स बने हैं। मगर ये बफर जोन्स लार्जली भारत के धरती पर बने हैं। तो इससे जो भारत का जो मिलिट्री डिसएडवांटेज है, वो एक तरफ से कब तक रहेगा, क्या ये टेम्पररी है, ये इसके बारे में चर्चा होनी चाहिए। क्योंकि इस समय हम सिर्फ जो होप है, होप के बेसिस पर हम ये सोच रहे हैं कि चीन और भारत के रिश्ते सुधर जाएंगे। सुरेश गोयल जी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो कि पूर्व सचिव हैं एमईए के, और साथ में मेजर जनरल AK सिवाच हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुरेश गोयल जी, कल भी हम इस मुद्दे पर बात कर रहे थे, और भारत और चीन के रिश्तों की बात होते ही बहुत सारे इफ़ लग जाते हैं, उसमें अगर मगर की बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। आज ये मुलाकात शुरू हो चुकी है, मुलाकात यहाँ पर हो रही है। चीन में अगर आप देखें, किसी से भी बात करें, यहाँ पर कितने भी चाहे कितना भी एक तरह से कहूँ मैं कि रसूखदार व्यक्ति हो या फिर आम लोग हों, बड़ा भारत को लेकर अभी सब बहुत पॉजिटिव एक अप्रोच अपनी रखे हुए हैं। प्रैक्टिकली आपको इस समय इस मुलाकात से कि सबसे बड़ा क्या टेक अवे आप चाहेंगे, क्या हो ऐसा कि आपको लगेगा कि नहीं ठीक है, ये एक पॉजिटिव दिशा में हम आगे बढ़ गए हैं? ये कहा कि इसके बारे में कल भी बात हो रही थी। तो पहली बात तो Tianjin looks rather bright from where I'm seeing it on the other screen. It looks bright. So मुझको लगता है कि अगर ये ब्राइटनेस इन हमारे जो दो महारथी है, I'm sorry, I'm using colloquial language, लेकिन जो प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट के बीच में जो मीटिंग है, कि ये ब्राइटनेस उसमें भी आए, उम्मीद है ये। जो आपने सवाल किया मुद्दे की बात पर मैं आता हूं। देखिए कोई भी दो देशों के बीच के संबंध ना 0 to 100% अगर देखा जाए, ना तो 0 पर होते हैं, 0 पर के करीब करीब हो जाते हैं, ना 100% होते हैं, कहीं ना कहीं बीच में होते हैं ये। तो हमें कोशिश ये करनी होती है कि अगर ये 0 के करीब है, तो कहां तक पॉसिबल है हम उसको राइट में 100 की तरफ शिफ्ट करें। खास तौर पर अगर वो देश इंपॉर्टेंट हो हमारी सिक्योरिटी और स्ट्रेटेजिक इक्वेशन के लिहाज से। तो मैं समझता हूं कि हमारे केस में खास तौर पर आजकल जब एक पूरा जो है वो ट्रंप की तरफ से पुश आ रहा है ये तो उस पुश को देखते हुए अगर मैं कहूं कि हमें ये देखना जरूर है कि चीन के साथ जो रिश्ते हैं अगर 100% नहीं, कहां तक पहुंच सकते हैं। और यही जो मीटिंग हो रही है, मैं समझता हूं ये मीटिंग उसी डायरेक्शन में है कि इसमें देखिए कहां पर हमारे लिए संबंध अच्छे हो सकते हैं। इससे पहले मैं सुन रहा था जो हमारे को पैनलिस्ट हैं, बिल्कुल सही बात है, बीच में मुद्दे बहुत सारे हैं, कहीं पर हमको चुप रहना पड़ रहा है, कहीं पर हमने बोल करके अपनी बात रखी भी है। लेकिन ये बात सही है कि हमारे बीच का जो बॉर्डर का मुद्दा है, खाली गलवान नहीं, उसमें मिडिल सेक्टर भी है, अरुणाचल प्रदेश भी है, यहाँ पर तावांग भी आ जाता है ये। और हम जानते हैं कि
चीन का रवैया क्या है? चीन का रवैया ये नहीं है कि आपने 2 बार बातचीत की तो बॉर्डर का मुद्दा सुलझ जाएगा और बॉर्डर का मुद्दा चाइना के लिए डिमार्केशन का भी नहीं है। लेकिन इस समय हमें ये देखना है कि अगर हम किस सेक्टर में रिश्ते सुधार सकते हैं और अगर वहां पर ये हमारे पास रिजल्ट आता है, आउटकम आता है, उसमें शामिल होगा कि इन्वेस्टमेंट अगर चाइना इंडिया में करना करना चाहता है तो हमारी शर्तें क्या हैं? हमारी शर्तें काफ़ी कुछ अलग है चीन से। हम नहीं चाहते हैं कि जो सेंसिटिव एरियाज़ में चीन एक बिल्कुल डोमिनेंट हो जाएगी। अगर चीन चाहता है कि उसकी मेजॉरिटी हो, ट्रांसफ़र कर सके, तो अगर हम चीन से ट्रेड में नहीं समझता हूँ कि ज़्यादा हम और इम्प्रूव कर पाएँगे कि बैलेंस हमारे फ़ेवर में आ जाए, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन अगर इन्वेस्टमेंट हो जाए, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र हो, कुछ एरिया जैसे हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, सेमीकंडक्टर मान दे रहे हैं, अगर वो एक्सकेवेटर्स या फर्टिलाइजर्स जो एरिया सेंसिटिव हैं हमारे लिए, अगर उसमें आगे एक प्रोग्रेस हो, तो मैं समझूंगा कि ये थोड़ा अच्छा हुआ है। लेकिन ये उम्मीद रखना कि आप 30% से बिल्कुल 70% पहुंच जाएंगे, मेरे ख्याल में वो थोड़ा नादानी होगी हमारे केस में। तो देखिए क्या होता है आगे। और हाँ सॉरी, एक चीज और मैं समझता हूँ क्योंकि कि वाकई जी जी एक सेकंड और, जो कहते थे ना पहले कि बड़े गर्म जोशी से मिले, गले मिले, वो चीनियों का अंदाज नहीं है। मेरे को पहले भी बड़ा ऑकवर्ड लगता था कि जब वो गले मिल रहे हैं, और आपने देखा कि उस टाइम पर भी शी चिनपिंग गले मिलते हुए उनके चेहरे पर बड़े टेढ़े मेढ़े भाव आते थे। ये तो ये फॉर्मल मीटिंग है, फॉर्मल मीटिंग होने दीजिए, जरूरी नहीं कि हर एक बात में गले मिलना हो। जी 2.8 बिलियन लोगों के हित जुड़े हुए, इससे पूरी मानवता के कल्याण का मार्ग भी प्रशस्त होगा। परस्पर विश्वास, सम्मान और संवेदनशीलता के आधार पर हम अपने संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। एथेंस चीन द्वारा एचसीओ की सफल अध्यक्षता के लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं। एक बार फिर चीन यात्रा के निमंत्रण के लिए और आज की हमारी बैठक के लिए आपका हार्दिक धन्यवाद। तो सबसे पहले आपने सुना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस तरीके से शुभकामनाएं दी, चूंकि एससीओ की अध्यक्षता मेज़बानी उसकी इस समय चीन की तरफ से की जा रही है। उसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से ये बात कही गई है। जाहिर है औपचारिकताएं हैं, लेकिन मुख्य जो बातें होंगी वो क्या निकलती हैं यहाँ से, उस पर सबकी नज़र है। तो जनरल सिवाच, एक कूटनीतिज्ञ के नज़र से वो चीज़ें अपनी जगह कि उनकी अपेक्षा क्या हो सकती है अगर भारत और चीन के रिश्तों को आगे बेहतर होना है। डिफेंस में हम ऑफ कोर्स एलएसी की बात करते हैं, पर क्या भारत के लिए ये भी एक कदम आगे होगा अगर आतंक को लेकर स्पष्ट तरह की बात की जाए, लेकिन ये असंभव सा लगता है चीन से उसके रिश्तों को देखते हुए। हाँ, देखो बिल्कुल श्वेता, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि अगर आप देखें कि अगर हम काउंटर टेररिज्म की बात करते हैं, वो भारत का सबसे बड़ा मुद्दा है। और अगर आप देखें डिफेंस मिनिस्टर की जो मीटिंग हुई थी एससीओ की जून के अंदर, तो भारत ने इस चीज को बार बार दोहराया था जब राजनाथ सिंह साहब ने अटेंड की थी कि काउंटर टेररिज्म और पहलगाम के बारे में मेंशन हो, मगर उस समय एक प्रकार यूनिमिटी नहीं हुई थी और फिर भारत ने उसको जॉइंट स्टेटमेंट को साइन करने से मना कर दिया। हाँ, ये सच्चाई, ये सबसे बड़ा चैलेंज है कि किसी प्रकार से हम काउंटर टेररिज्म को जॉइंट स्टेटमेंट में लाएं, क्योंकि अगर आप देखें एससीओ के 3 प्रिंसिपल हैं, सेपरेटिज्म, परस्पर विश्वास, सम्मान और संवेदनशीलता के आधार पर हम अपने संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। एथेंस चीन द्वारा एचसीओ की सफल अध्यक्षता के लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं। एक बार फिर
चीन यात्रा के निमंत्रण के लिए और आज की हमारी बैठक के लिए आपका हार्दिक धन्यवाद। तो आपने सुना कि बैठक के साथ ही किस तरीके से प्रधानमंत्री ने धन्यवाद किया। उन्होंने ये जो रिमार्क्स रहे राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ बैठक में उसे साझा प्रधानमंत्री के अपने सोशल मीडिया हैंडल से भी किया गया है। जनरल सिवाच, आप अपनी बात पूरी करें। तो मैं ये कह रहा था क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का मुद्दा जॉइंट स्टेट में आना बहुत जरूरी है, मगर अब हम अभी लार्जर कॉन्टेक्स्ट में देखना चाहिए। जैसे चर्निंग इफेक्ट हुआ है पूरे वर्ल्ड के अंदर, जियो पॉलिटिक्स और जियो इकोनॉमिक्स, आज भारत और चीन के रिलेशन में काफी सुधार आया है लाइन ऑफ एक्शन कंट्रोल में। अगर आप देखें काजान जो मीटिंग हुई थी ब्रिक्स की, उसके साइड लाइन में जब शी जिनपिंग और प्राइम मिनिस्टर मोदी बने थे, तो जो दो फ्रिक्शन पॉइंट थे डेप्सांग और डेमचौक का, वहां से डिसएंगेजमेंट हुई थी। मैं इस बात को मानता हूं अभी तक डी एस्केलेशन नहीं हुई है, मगर इट इज अ वर्क इन प्रोग्रेस और काफी हद तक इंप्रूवमेंट हुई है। कुछ बफर जोन बने हैं मगर वो टेम्परेरी हैं, मैं यही समझता हूं, क्योंकि मैं वहां चीफ ऑफ स्टाफ रह चुका हूं 14 कोर लेह लद्दाख में। अभी हमारी जो पोजीशन है लास्ट 10 साल में वो काफी मजबूत हुई। देखो, अगर आप चीन के साथ अच्छे रिलेशन रखना चाहते हैं तो फिर आपको मजबूत होना पड़ेगा। वो एक प्रकार जो स्ट्रांग है उसी की रिस्पेक्ट करते हैं, और मुझे लगता है ये भारत ने सबक सीख लिया है। अब जो हमने सड़कों का जाल बिछाया, लद्दाख से अरुणाचल प्रदेश टनल बना दिए, एयरफील्ड कर दिया, अपनी फौज को मॉडर्नाइज कर दिया है, ये मुझे लगता है अब चीन को भी लगने लगा कि भारत बदला हुआ भारत है। हमारे पास 2 स्ट्राइक कोर हैं कि हम अब ऐसा नहीं देख रहे कि हम डिफेंड ही करेंगे, हमारे अंदर ऑफेंसिव कैपेबिलिटी भी है। तो मुझे लगता है ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, मगर इसको मद्देनजर रखते श्वेता हमने आगे बढ़ना है। अब वक्त का तकाजा है, जिस प्रकार से भारत के अभी रिलेशन इतने अच्छे नहीं चल रहे यूएस के साथ, स्पेशली टैरिफ लेके 50% ये टैरिफ जो भारत के ऊपर थोप दिया है डोनाल्ड ट्रंप ने, तो ये सच्चाई है भारत के रिलेशन चीन और रूस से और अच्छे हों। और चीन से जब बात आती है कहीं ना कहीं ट्रेड की बात आएगी। अगर आप देखें कि सच्चाई यह है कि रेयर एर्थ जो मिनरल्स हैं अगर वो मिलते हैं आपको, और टनल बोरिंग मशीन मिलती हैं, केमिकल फर्टिलाइजर मिलते हैं जिसको भारत को बहुत ज़रूरत है, तो मुझे लगता है बड़ी अच्छी पहल है। आपके ये बॉर्डर के ट्रेड रूट्स खुल रहे हैं, जो लिपू लेक है, शिपकला और नथुला खुल रहा है, डायरेक्ट फ्लाइट्स हो गई, वीजा रिस्ट्रिक्शन में कमी आई है। तो ये आप देखेंगे कि धीरे धीरे रिलेशनशिप में प्रोग्रेस होगी। और ये कतई नहीं है कि भारत चीन के ऊपर पूरा भरोसा करे, क्योंकि आप देखें 2005, 2006 और उसके बाद 2012-13 के जितने भी प्रोटोकॉल साइन किए थे, एग्रीमेंट साइन किए थे, चीन उनको नकारा कर सकता है कभी भी। मगर इसके बावजूद आज हम आंखें खोल के अगर चीन के साथ अच्छे रिलेशन करते हैं, जिसके अंदर बॉर्डर में शांति, पीस एंड ट्रैंक्विलिटी एक बहुत बड़ा प्रिंसिपल है, इसके साथ साथ हम ट्रेड को बढ़ाएं, और ये जिस प्रकार से आपस में ट्रेड बढ़ेगा, ये भी मैं कहता हूं कि कोई भी देश अगर आर्थिक तौर पर प्रगति चाहता है, तरक्की चाहता है, तो शांति उसके लिए बहुत आवश्यक है। और ये भारत और चीन को मिलकर सोचना होगा कि किस तरीके से आगे बढ़ा जा सकता है। हम आपको एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस बैठक में जो उन्होंने बातें कही हैं चीन को, वो सुनाते हैं। सीमा पर डिसएंगेजमेंट के बाद शांति और स्थिरता का माहौल बना हुआ है। हमारे स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स के बीच बॉर्डर मैनेजमेंट के संबंध में सहमति बनी। कैलाश मानसरोवर यात्रा फिर से शुरू की। दोनों देशों के बीच डायरेक्ट फ्लाइट भी फिर से शुरू की जा रही है। हमारे सहयोग से दोनों देशों के 2.8 बिलियन लोगों के हित जुड़े हुए। इससे पूरी मानवता के कल्याण का मार्ग भी प्रशस्त होगा। परस्पर विश्वास, सम्मान और संवेदनशीलता के आधार पर हम अपने संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध हैं।
एथेंस से चीन द्वारा एचसीओ की सफल अध्यक्षता के लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं। एक बार फिर चीन यात्रा के निमंत्रण के लिए और आज की हमारी बैठक के लिए आपका हार्दिक धन्यवाद। म्यूचुअल ट्रस्ट, रिस्पेक्ट और सेंसिटिविटी की बात कर रहे हैं, संवेदनशीलता की बात कर रहे हैं, आपसी विश्वास की बात कर रहे हैं और एक दूसरे के सम्मान की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। लेकिन ब्रह्मजलानी जी, ये चीज़ हम समझें कि कैलाश मानसरोवर यात्रा जिसकी शुरुआत हो चुकी है, या फिर अगर हम डायरेक्ट फ्लाइट्स की बात करें जो दोनों देशों के बीच नहीं चल रही थी, उसकी शुरुआत वो जल्द ही रिज्यूम हो जाएंगे। ये सारी चीज़ें जो कह रहे हैं और कि दोनों देशों के जो लोग हैं उनके संयुक्त इंटरेस्ट में जो चीज़ हो सकती है उसकी तरफ आगे बढ़ते हुए दोनों देश, ये कुल मिलाकर संकेत इन चीज़ों के इन्हीं चीज़ों पर एक्चुअली काम किया जा रहा था। ये चीज़ें पर्याप्त हम समझें जब भारत और चीन के रिश्तों को सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ने की बात हम कहते हैं। श्वेता, ये सारी चीजें पहले लागू थी। बॉर्डर ट्रेड हो रहा था, ये कैलाश और मानसरोवर के पिलग्रिमेजेस हो रहे थे, डायरेक्ट फ्लाइट्स भी हो रही थी। तो ये रुकावट क्यों आई? क्योंकि आप देखिए, जो माउंट कैलाश और लेक मानसरोवर की बात है, सेंचुरी से भारत के पिलग्रिम्स वहाँ जाते थे माउंट कैलाश और लेक मानसरोवर में, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं थे। जब चीन ने तिब्बत को एनेक्स किया, उसके बाद चीन ने मेजर रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज किए। 1962 वॉर के बाद 2 डेकेड्स तक चीन ने कोई पिलग्रिमेज अलाउ नहीं किया भारत की तरफ से। फिर जब 2017 में डोकलम का स्टैंड ऑफ हुआ भारत के साथ, तो चीन ने दोबारा सस्पेंड कर दिया पिलग्रिमेज। और फिर 2020 में जब चीन ने ईस्टर्न लद्दाख के कई एरियाज में इंक्रोच किया, उसके बाद उन्होंने दोबारा ये पिलग्रिमेज रोक दिया। अब 6 साल के बाद ये पिलग्रिमेज दोबारा चल रहा है इन लिमिटेड नंबर्स, क्योंकि रिस्ट्रिक्शंस है कि भाई आप इतने ही लोग भेज सकते हैं। अब ये दोबारा रिज्यूम हुआ है पिलग्रिमेज। सवाल ये उठता है कि कब तक चलेगा, क्योंकि जब चीन को दूसरा बहाना मिलेगा वो रोक देगा इसको। तो जो हम इस पर एम्फसाइज कर रहे हैं कि ये फ्लाइट्स रिज्यूम हो रही है, पिलग्रिमेज दोबारा हो रहा है, हमें ये भी सोचना चाहिए कि ये तो पहले भी हो रहे थे। ये रुकावट हुई क्योंकि चीन के एग्रेशन के वजह, और ये कभी भी दोबारा रुक सकते हैं। और ये दोबारा कभी भी हो सकता है। और इसीलिए जैसा कि प्रोफेसर ब्रह्मचलानी भी कह रहे हैं कि चीन के साथ रिश्तों में और भी आयाम जुड़ जाते हैं। ये जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से ये बातें आज की गई हैं, अभी की गई हैं, ये ज़रूर सकारात्मक है। लेकिन उसी जगह पर सुरेश गोयल जी, हम आकर पहुंच जाते हैं कि चीन की तरफ से क्या एक्शन होता है वही निर्धारित कर रहा है कि ये रिश्ता किस तरीके से बन रहा है या बिगड़ रहा है। व्यापारिक दृष्टिकोण से ज़रूर हम समझते हैं कि इन दो देशों का सहयोग अहम हो जाता है, लेकिन व्यापारिक दृष्टिकोण से ही जो दो देशों की प्रतिस्पर्धा है वो भी कहीं ना कहीं ज़रूर अकाउंट में ली जाती है। आज जो ये पूरी मुलाकात हुई है, ये जो पूरी बातचीत यहाँ पर हुई है, नो डाउट इसमें अब तक जो तैयारियाँ हो रही थी, जो अभी तक अधिकारी अपने स्तर पर बातचीत कर रहे थे, उसे आगे बढ़ने में काम आएगा। लेकिन कोई चेक्स और बैलेंस किसी देश पर संदेह को लेकर हो नहीं सकता है। सुरेश गोयल जी। श्वेता, देखिए ऐसा है, अच्छा मैं यहाँ से शुरू करता हूँ कि आप ये देखिए कि जब ट्रंप का इलेक्शन हुआ था तो उस टाइम पर भी मेरे ख्याल है मैंने आज तक पर ही कहा था कि हम बहुत कह रहे हैं कि हमारे प्रधानमंत्री और ट्रंप के बीच में बड़ी अच्छी मित्रता है, रिलेशन अच्छे हो जाएंगे, वो हो जाएंगे। मैंने तब भी कहा था कि चीन एक बहुत बड़ा फैक्टर है। अगर अमेरिका चीन से किसी भी मामले में कोई डील करता है और वो समझता है कि वो डील उसके इंटरेस्ट में है, तो जो इंडो पैसिफिक जिसके बेसिस के ऊपर भारत एक अमेरिकन
फ्रेंडशिप का दायरे का हिस्सा बना था, वो कहीं ना कहीं पीछे हट जाएगा ये। और वो हो रहा है आज, ये इंडो पैसिफिक पीछे हट रहा है ये। लेकिन देखिए बात ये है कि छोटी सी बात हमको ये करनी है कि अगर चीन इतनी उत्सुकता दिखा रहा है हमसे बात करने के लिए, थिएंचिन में एससीओ के लिए, वांग ही वहां पर इंडिया में आए, उन्होंने एग्री किया कि ये वो हम सबको देंगे व्यापार में, तो उसका भी तो कोई मकसद है ना। और उसका मकसद हमको समझना जरूरी है, ताकि हम समझ सके कि कोई भी निस्वार्थ, यहाँ पर कोई चैरिटी नहीं हो रही है, निस्वार्थ भाव से कोई सेवा नहीं कर रहा है। उनका भी स्वार्थ है, हमारा भी स्वार्थ है। हमारा स्वार्थ ये है कि इस टाइम पर जो आपको रीसेट करना है, उसमें चीन की हिस्सेदारी बहुत जरूरी है, ये जानते हुए कि चीन के अपने जो स्वार्थ है वो हमारे बीच में कभी भी आ सकते हैं। गलवान दोबारा कभी भी हो सकता है, पिलग्रिमेज कभी भी दोबारा भी रुक सकती है, कोई शक की बात नहीं है। लेकिन उसकी वजह से हम रिश्तों को बिल्कुल ही रोक नहीं सकते हैं। देखिए जरूरी है कि जो आजकल जियोपॉलिटिक्स चल रही है, हम उसमें बिल्कुल अलग थलग नहीं पड़ जाए। और हमको ये फ्यूचर को देखते हुए अपना ये देखना है कि कहां से हमारा दायरा बढ़ सकता है। उस मामले में मैं ये कहूंगा कि व्यापार, टेक्नोलॉजी, काउंटर टेररिज्म के ऊपर मैं नहीं समझता हूँ कि कहीं भी कोई साइड से कहीं कोई गिव अप होगा, नहीं होगा। वो बॉर्डर के ऊपर आई डोंट थिंक कि कहीं से और ज्यादा कंप्रोमाइज होगा। एक जो एरिया बचता है वो खाली ये है कि अगर इस एरिया में साउथ ईस्ट एशिया, चाइना, इंडिया कहाँ कॉपरेट कर सकते हैं, वो है टेक्नोलॉजी, व्यापार, आर्थिक संबंध। और जरूरी नहीं, इसलिए मैंने कहा कि हमें ये देखते हुए कि इनकी भी लिमिटेड रेलेवेंस है पॉलिटिक्स के ऊपर, लेकिन हमें इसमें आगे बढ़ना होगा। अगर चीन चाहता है कि वो भारत में इन्वेस्टमेंट करना, हमको जरूरत है इन्वेस्टमेंट की। वी कैन पिट फायरवॉल्स की, ताकि हमको उससे पॉलिटिकल नुकसान ना हो। हम कर सकते हैं, ये बिजनेस हमारे खून में है, करते रहे हम लोग। इससे पहले भारत जब बिजनेस करता था मिडिल ईस्ट से, साउथ ईस्ट एशिया से, कहां चले गए वो? इट्स ऑल इन आवर जीन्स। हम करें, हम डरे नहीं। हम पता नहीं क्यों हिचक रहे हैं कि अगर चीन से हमारे संबंध बढ़े, व्यापारिक संबंध, तो क्या हुआ, आके खा जाएगा। भाई ऐसा नहीं होता है। अपने आप को बचाव करते हुए चलिए, और जिस एरिया में पॉसिबिलिटी है उसमें आगे बढ़िए। टेक्नोलॉजी बहुत जरूरी चीज है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में चाइना बहुत आगे है। हम तो उसको देखिए, मैं श्वेता, मैं बार बार वही कह रहा हूं कि हमें अपना स्वार्थ सही बात देखना कह रहे हैं है। सर। जितनी देर में यहाँ पर मैं लाइव दे रही हूँ, कम से कम 2 बार इनके जो वो ह्यूमनॉइड रोबोट्स होते हैं, वो हालांकि मेरी कमर तक पहुँच रहे हैं, इसीलिए हमारे फ्रेम में नहीं दिख रहे हैं, लेकिन पानी लेकर वो आ जा रहे हैं। वो टाइम भी कर लेते हैं कि किस दिशा में कौन से पत्रकार ने अभी तक कितना पानी नहीं पिया है। तो आपको हाइड्रेटेड रखने के लिए वो यहाँ पर मदद कर रहे हैं। मुझे लग रहा है कि ऐसी चीज़ें ज़रूर, आप सही कह रहे हैं कि जहाँ पर सही है, जहाँ पर अच्छा है, वहाँ पर सीखें, वहाँ पर सहयोग हो। और जहाँ पर हमें दिक्कत है सुमित, वहाँ पर हम पूरी तरीके से आशंकाओं के साथ ही इस रिश्ते को आगे बढ़ाएं। देखिए बिल्कुल, वो तो हमेशा रहा है। आप किसी के साथ भी देख लीजिए, जब पाकिस्तान के साथ भी कई बार उतार चढ़ाव हमारे रिश्तों में आए, तब हम अलर्ट हमेशा रहे। चीन के साथ तो ये ज्यादा अलर्टनेस हमेशा से रही है। श्वेता, आप भी बॉर्डर पे जाती रही है, अरुणाचल की बात कर लीजिए, ईस्टर्न लद्दाख की बात कर लीजिए। आप जब बात कर रहे थे कि डिसएंगेजमेंट हो रहा है, तब भी अलर्टनेस थी, तब भी सर्विलेंस किया जा रहा था। अभी महत्वपूर्ण यह है कि ऐसे सॉफ्ट इश्यूज, या फिर आप कह सकते हैं कि ऐसे दूसरे क्षेत्र जहां पर लगातार इस सहयोग को बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, एक तरफ आपके बॉर्डर इश्यूज को लेकर बातचीत चल रही है, आप लगातार कई मुद्दों के ऊपर एक दूसरे के आदान प्रदान कर रहे हैं, चीजों को लेकर अपने अपने व्यूज रख रहे हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट यह है कि बाकी के क्षेत्रों में कैसे आप दोनों आगे बढ़ सकते हैं। और शायद डिप्लोमेटिक चैनल्स ही ऐसे चैनल्स होते हैं जो उन चीजों को रिजॉल्व कर सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं। भले ही इस मीटिंग का आप कह सकते हैं कि यह मीटिंग के बाद कोई बड़ा आउटकम निकलने की आप कह सकते हैं कि उम्मीद ना हो, लेकिन यह जरूर है कि कुछ आगे कंक्रीट होने के लिए यह पहला कदम बहुत महत्वपूर्ण है, जिस कदम को भारत और चीन दोनों की तरफ से उठाया गया। और यह इसलिए जरूरी है क्योंकि भारत भी मानता है कि हमें हमारे जो इश्यूज हैं, हमारे जो लगातार कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, उनको हम बातचीत से ही रिजॉल्व कर सकते हैं। और ये बात हमेशा से भारत कहता है। और एक महत्वपूर्ण बात यह भी कि भारत ने हमेशा आतंकवाद को लेकर भी चीन के साथ जब बातचीत की तब यह कहा है कि देखिए, आतंकवाद का कोई अलग रंग नहीं हो सकता, आतंकवाद अलग अलग तरीके का नहीं होता, आतंकवाद एक ही तरीके का होता है। और शायद उसी को लेकर भारत एक बार फिर से अपनी बातचीत रखेगा। शायद यही वजह है कि इस मीटिंग के अंदर जब आउटकम निकलेगा तो भले ही आप कह सकते हैं कि बड़े हमें सरप्राइजेस ना मिले, लेकिन यह जरूर है कि
कई पॉजिटिव नोट के ऊपर ये पोस्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है ऐसे वक्त में जब भारत के ऊपर अमेरिका की तरफ से दबाव बनाया जा रहा है कई चीजों को लेकर। श्वेता, हमारे साथ रिपब्लिकन पार्टी की नेता यूएस से पूर्णिमा नाथ जी भी जुड़ रही हैं। पूर्णिमा नाथ जी, अमेरिका को क्या ऐसा महसूस हो रहा है कि एक बहुत अच्छा दोस्त इस समय हो सकता है कि एक दूसरी जगह उसके खिसक के जा रहा हो? सामने रूस खड़ा है, चीन खड़ा है, जो दोनों बाहें फैलाए यहाँ पर तियानजिन में मुलाकात करने के लिए भारत से, भारत के प्रधानमंत्री से प्रतीक्षा कर रहे थे। क्योंकि ट्रंप ने भले ही डेड इकोनॉमी कह दिया, लेकिन ये इकोनॉमी न तो डेड है न भुलाने लायक है। जी नमस्ते, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन ये यहाँ की पॉलिटिक्स समझना भी थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। डेमोक्रेट्स जो है यहाँ की, वो सडन एक चेंजेस हुआ है। आपने देखा है कुछ दिन पहले, 2 दिन पहले आपने देखा है उनका जो फॉरेन अफेयर्स कमिटी है, हाउस फॉरेन अफेयर्स कमिटी, वो लोग ने लिखा है कि इंडिया के साथ ऐसे बर्ताव करना सही नहीं हुआ, इंडिया इज आवर फ्रेंड। तो मैंने तब ये क्वेश्चन भी उनको रखा था, और सडन चेंज कैसे हो गया? आप ही लोग तो इंडियन की जो हिंदू अमेरिकन, इंडियन अमेरिकन है, उनको कास्ट के ट्रैप में फंसाने के लिए SB 403 पास कराने के लिए कोशिश किए थे, और कैलिफोर्निया की गवर्नर जो गैविन न्यूसम के डेस्क तक पहुंच चुका था वो। द इशू इज नॉट दैट दे एक्चुअली इट वेंट टू द और इट वाज अबाउट टू बी साइंड बाय द गवर्नर। अनफॉर्चुनेटली ये लेजिस्लेटिव प्रोसेस से वहाँ जाके वहाँ तक पहुँचा है। दैट इज व्हाट इज द डेंजर दैट आई वांट टू ब्रिंग टू योर अटेंशन। क्योंकि ये बातचीत तो यहाँ की ऑलरेडी लॉ है हमारे यहाँ पर कि आप कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हो, ना रिलीजन पे, ना स्किन कलर पे, ना एथनिसिटी पे, ना नेशनलिटी पे, एंड एक्सेट्रा लाइक दैट। जो हायरिंग बोलो, फायरिंग बोलो, ऐसे नहीं कर सकते हो। ऑब्वियसली वी नो देयर इज बायस, पर एट द एंड ऑफ द डे आप अगर कास्ट भी उस कैटेगरी में डालोगे तो किस पे टारगेट करने वाले थे वो लोग? नाम के हिसाब से और आपके स्किन कलर के हिसाब से, आपके एथनिसिटी पे वो लोग टारगेट करने वाले थे। बेसिकली हिंदू इंडियन अमेरिकन वर द प्राइमरी टारगेट फॉर दिस। सो ये जो डेंजर हमने देखा है डेमोक्रेट की तरफ से आया था। तो अब यहाँ पे जो ट्रम्प सपोर्टर है उनका जो बेस है प्राइमरीली वाइट क्रिश्चियन नेशनलिस्ट है। दे डोंट लाइक इंडियंस आइदर, अनफॉर्चुनेटली। जो बैठक इस बीच खत्म हो चुकी है। 40 मिनट की ये बैठक जो पूर्ण हुई है। अब देखना है कि दोनों देशों की तरफ से क्या बातें कही जाती हैं, लेकिन ये एक बहुत महत्वपूर्ण बैठक जिस पर निगाहें सबकी रही हैं। देखिए, इतनी चर्चाएं हो गई कि क्या क्या निकल के आ सकता है, किस तरह का यहाँ पर संबंधों में आगे कदम बढ़ाया जा सकता है, भारत को किस तरीके से आगे बढ़ना चाहिए चीन के साथ रिश्तों के हिसाब से। और चीन ने जिस तरीके से अपनी तरफ से ये कहिए कि गर्मजोशी दिखाई है या फिर बायलैटरल करने की इच्छा जताई है, प्रधानमंत्री से मुलाकात न केवल हुई है, उससे पहले तमाम तरह के कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स चीन की तरफ से उठाए गए हैं। ये सारी चीज़ें कितनी अहम हो सकती हैं भारत चीन रिश्तों को देखते हुए, मौजूदा वैश्विक परिवेश को देखते हुए। प्रणय, जो बातें प्रधानमंत्री की तरफ से की गई हैं वो तो एक पहलू है, अभी आगे इस मुलाकात को लेकर और तमाम बातें सामने आएंगी। लेकिन जो हम शुरुआत से, जो कल से हम बात कर रहे हैं ना, कि कितनी ठोस चीज़ों की हम प्रतीक्षा कर सकते हैं, कितनी बड़ी चीज़ों की हम प्रतीक्षा कर सकते हैं, तब जबकि और जैसे कि चूँकि एक और चीज़ मैं इसमें जोड़ना चाहती हूँ कि यहाँ पर चीन में जो पाकिस्तान को लेकर जो रवैया रहा है वो केवल आप ऑप सिंदूर ऐसा नहीं है कि एक चीज़ को लेकर है। उसके इकोनॉमिक इंटरेस्ट यहाँ पर आपको प्रत्यक्ष दिखते हैं इस हिसाब से कि पाकिस्तानियों के निकलने के लिए यहाँ पर आपको एक अलग लेन बना रहता है, जो बेल्ट रोड काउंटर्स होते हैं इनके, जहाँ पर उन्हें आसानी से सारी चीज़ें फैसिलिटेट होती हैं। ये एक छोटी सी चीज़ है, उनका फैसिलिटेशन। लेकिन क्या आज के दौर में चीन के पाकिस्तान को रिश्तों को देखते हुए भारत और चीन पूरी तरीके से सामान्य हो सकते हैं? इस तरह की मुलाकातें एक बहुत सकारात्मक भविष्य का संकेत दे सकती हैं।
श्वेता, हमें इतिहास से सीखना चाहिए और इतिहास ये बताता है कि इस तरीके की जितनी भी मुलाकातें हुई हैं, चाहे चांगकाई शेक का भारत का दौरा रहा हो 50 के 60 के दशक का, या फिर महाबलीपुरम की मुलाकात, वुहान की informal summit, या आज तियानजिन के अंदर हो रही मुलाकातें हैं, लेकिन उसके बावजूद जमीन की जो असलियत है वो बताती है कि हमें सावधान रहने की भी जरूरत है। साथ ही जैसा हम कल भी चर्चा कर रहे थे, मैं एक बार फिर दोहराना चाहूंगा कि हमें ये नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि हम फिर सेंसिटिव होंगे इस चीज को लेकर जब तस्वीरें आएंगी कि शी जिनपिंग और शहबाज शरीफ मिलकर CPEC 2.0 लॉन्च कर रहे होंगे, चीन फिर से नया निवेश का ऐलान कर रहा होगा चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के अंदर, इस चाइना कॉरिडोर का एक बड़ा हिस्सा भारत का वो कश्मीर का हिस्सा जो कि पाकिस्तान के अनधिकृत कब्जे के अंदर, जिसे हम POK कहते हैं, उसको लेकर हमारी संवेदनशीलता है। ये तमाम चीजें, ये तस्वीरें भी आएंगी, इसलिए बहुत सब कुछ सामान्य हो जाएगा एक मुलाकात से, ये तो अपने आप में अपेक्षा ही बहुत बेमानी है। लेकिन हाँ, ये बात भी सही है कि ये दोनों देश बड़े देश हैं, और अगर आप देखें तो ये भी एक नजीर है कि जिस तरीके से भारत और चीन ने अपने संबंधों का प्रबंधन किया है, बॉर्डर डिस्प्यूट होने के बावजूद। गलवान का एक एबरेशन यदि छोड़ दिया जाए तो 1962 के बाद से सोमदरांगचू और गलवान 2 ही ऐसे संघर्ष हुए हैं, लेकिन लार्जली एक अनरिजॉल्व अनडिमार्केटेड बॉर्डर होने के बावजूद संबंधों का प्रबंधन हुआ है, बहुत सारे प्रोटोकॉल जो है वो एडहेर हुए हैं। लेकिन अब इसके आगे का रास्ता कहां जाता है? भारत की जो ठोस अपेक्षाएं हैं, पहली बात तो ये कि भारत और चीन के बीच में जो व्यापार घाटा है वो करीब करीब $100 अरब का पहुंच रहा है। भारत लंबे समय से ये कोशिश कर रहा है कि चीन भारतीय उत्पादों को अपने बाजार के अंदर बेहतर एक्सेस दे, क्योंकि चाहे हमारे फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स हों, चाहे हमारे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हों, ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जिनके लिए बैरियर नजर आते हैं। और आप देखिए कि जो बैरियर आपको वहां पर महसूस हुआ एयरपोर्ट के ऊपर, कि एक अलग सेपरेट लाइन है, बैरियर तो नहीं लेकिन एक स्पेशल ट्रीटमेंट है पाकिस्तान के लिए, स्ट्रेटेजिक अपने जो पार्टनर्स हैं उनके लिए चीन अलग अलग बर्ताव करता है। तो भारत की अपेक्षा यही है कि अगर सामान्य नहीं भी हो तो कम से कम मार्केट के एक्सेस के अंदर, जो बाजार की चीजें हैं उसके अंदर एक संतुलन साधा जाए, क्योंकि भारत अपने बाजार के अंदर चीनी उत्पादों को काफी जो है एक्सेस देता है, और साथ ही चीन के बहुत सारे उत्पाद भारत के बाजार के अंदर फैले हुए हैं। तो भारत की बड़ी अपेक्षा यह है, आर्थिक मोर्चा इस समय सबसे महत्वपूर्ण है कई लिहाज से। इसके अलावा रणनीतिक लिहाज से भी अगर आप देखा जाए तो भारत एक बैलेंसिंग का मैसेज देते हुए नजर आना चाहता है। ये जो प्रधानमंत्री की विजिट है श्वेता, चूंकि आप वहां ग्राउंड पे कवर कर रही हैं, इसका बड़ा मैसेजिंग मल्टीलैटरलिज्म के लिहाज से है, मल्टीपोलैरिटी के लिहाज से है। प्रधानमंत्री की मुलाकात न केवल चीन के राष्ट्रपति से हो रही है, बल्कि कल उनकी मुलाकात रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से भी होगी, उस रूस के राष्ट्रपति जिनके से तेल खरीदने के कारण भारत के खिलाफ तमाम तरह की सैंक्शंस लगाई गई हैं और लगाई जाने की बातें भी चल रही हैं। जी। और इसीलिए देखिए बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है इस पूरी परिस्थिति को समझना, जिस तरीके से प्रणय पूरा समझा रहे हैं। अब मुझे लगता है कि इतने वर्षों में, इतने दशकों में अब हर भारतवासी ये समझ चुका है कि चीन के साथ रिश्तों को थोड़ा सा संदेह के साथ उसके बाद आगे बढ़ते हैं। लेकिन आज के परिवेश में बिल्कुल भी ऐसा नहीं किया जा सकता है कि आप अलग थलग बैठ जाएं। सुरेश गोयल जी, भारत और पाकिस्तान का रिश्ता और भारत और चीन के रिश्ते को एक आईने में एक तरीके से, वैसे भी कूटनीति में हर देश को आप लोग अलग बहुत ही मैं कहूँगी कि उसकी जितनी पेचीदगियां होती हैं, जैसे कई बार एस जयशंकर कहते हैं कि मैं चाहता हूं कि डिप्लोमेसी एक आम आदमी की समझ में आए, तो आम आदमी की समझ यहां तक है। लेकिन भारत पाकिस्तान को जैसे डील करता है एज अ स्टेट, और चीन के साथ जिस तरीके से उसके रिश्ते रहते हैं, उसमें सबसे बड़ा फर्क तो यही नज़र आता है कि पाकिस्तान आतंक प्रायोजित करता है और चीन के साथ हमारा बॉर्डर डिस्प्यूट है। और उस तरीके को समझते हुए जो हमारे जो फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं, जो हमारे बिजनेस इश्यूज़ हैं, जो हमारे ट्रेड इश्यूज़ हैं, उनमें समानता, उनमें बेहतरी, यही सबसे बड़ा एक भारत का लक्ष्य यहाँ भी नज़र आ रहा है और होना भी चाहिए। सुरेश गोयल जी। श्वेता, मैं अगर अंग्रेजी में कहूँ, यह पुट मी ऑन द स्पॉट, क्योंकि मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि भारत चीन और पाकिस्तान को अलग करके किस तरह से देखेगा। मैं आशा करता हूँ कि मेरी बात को अन्यथा नहीं लिया जाएगा। देखिए, ऐसा है कि हम चाहे कितना भी उसको अलग थलग करके समझने की कोशिश करें कि चीन से हमारा जो दिक्कतें हैं, प्रॉब्लम्स हैं, डिस्प्यूट्स हैं जो हैं, कि वो बाउंड्री के ऊपर है या कंटेस्ट है या स्पर्धा है, हम कुछ भी समझ लें। लेकिन अगर मैं ये कहूँ
कि बिना चीन के सपोर्ट के क्या पाकिस्तान भारत के साथ में ऐसी हरकत कर सकता है? हमें सोचने की कोशिश करनी चाहिए। क्या पाकिस्तान खाली अपने ऊपर डिपेंड करके एक टेररिज्म का हब बन सकता है? मुझको लगता है, मुझसे संदेह होता है कि पाकिस्तान अकेला ये काम नहीं कर सकता है। तो अगर हम जियो स्ट्रेटेजिक तौर पर देखें तो पूरे रीजन को अगर देखा जाए, और उसमें मैं ये कहूं कि जो चीन और भारत के बीच की स्पर्धा है, तो चीन कोशिश करता है कि भारत दबाव में बना रहे जितना भी हो, और उस दबाव को बनाने के लिए पाकिस्तान चीन का एक बड़ा अच्छा साथी सिद्ध हुआ है ये। तो हम पाकिस्तान को प्रेशर में डालें कि बातचीत नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे, वो करेंगे, तो उससे कोई समस्या कहां तक हल होगी मैं नहीं जानता हूं। मैं अपनी तरफ से कहूंगा, हालांकि मैं जानता हूं कि काफी सारे लोग ऐसे हैं जो दे विल च्यू मी अप ऑन दिस, लेकिन दिक्कत यह है कि हम लोग ये नहीं कह सकते कि मैं आपसे कट्टी कर लूंगा, ना अमेरिका से, ना चीन से, ना पाकिस्तान से। तो अलग अलग लेवल पर कहीं ना कहीं इंटरेक्शन तो होता रहेगा। और पाकिस्तान चाहे आतंकवाद का सबसे बड़ा हब है, लेकिन वो अकेला ये काम नहीं कर सकता है। तो हमें समझना होगा कि अगर इस समस्या को बिल्कुल खत्म करना है तो कहाँ उसकी नब्ज है, उसको करके काबू में किया जाए। और इसके लिए भी ये जानना जरूरी है और ये समझना जरूरी है, अगर चीन हमारे साथ में आता है स्ट्रेटेजिक लेवल पर, तो शायद पाकिस्तान को जो उसकी सपोर्ट जा रही है उसमें थोड़ी कमी हो जाए। मैंने कहा शायद, उम्मीद कर सकते हैं, होगा या नहीं होगा ये बात अलग है, लेकिन उसमें भी चीन का साथ हमारे लिए बहुत जरूरी है। जी। पेचीदगी तो तब भी हो जाती है, चूंकि पूर्णिमा नाथ जी भी हमारे साथ हैं, कि अमेरिका भी पाकिस्तान को के साथ जिस तरीके के रिश्ते दिखा रहा है, जिस तरीके से मुनीर 2 बार वहाँ पर हुआ है, अब सबके मन में उठता है कि वहाँ पर क्या चल रहा है। एक तो भारत को लेकर रुख कि आप एक के बाद एक टैरिफ की बात कर रहे हैं, सीज फायर को लेकर ऐसे ही ट्रंप की तरफ से जितने भी दावे किए जाते हैं पूर्णिमा नाथ जी, वो भारत को स्वीकार्य नहीं है। और उसके बाद आसिम मुनीर को बार बार वहाँ पर बुलाना, तो एक राजनेता से अलग एक भारतवंशी होने के नाते क्या ये चीज़ें आपको परेशान करती हैं? There's no doubt about it. ये इसके लिए मैंने वोट ना किया था, ना कैंपेन किया था, ना हमें को भी समझ आया था कि ऐसे पलटी मारेंगे। ये बेसिकली इट वाज वेरी कंफ्यूजिंग कि पाकिस्तान के साथ हो क्या रहा है। और आपने सिर्फ मुनीर की यहाँ पे इनविटेशन की बात की है। मुनीर के फैमिली के साथ, उनके एंटिटी के साथ, उनका ट्रम्प के फैमिली की बिजनेस चल रहा है अभी। ऑन टॉप ऑफ इट मुनीर अमेरिका की धरती में आके कह रहे कि इंडिया को लेके डूबेंगे। दिस इज नॉट नॉर्मल, दिस इज एब्सोल्युटली नॉट नॉर्मल। और कोई भी हमारे प्रेसिडेंट, कोई भी नेता, कोई मिलिट्री हेड को लाके यहाँ पे लंच और डिनर नहीं खिलाया। तो दिस इज समथिंग दैट वी हैवंट एक्चुअली वोटेड फॉर अनफॉर्चुनेटली। लेकिन आपको ये भी समझना। इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, द्विपक्षीय बैठक के बाद चीन के राष्ट्रपति का बयान आया है। उन्होंने कहा है कि मौजूदा हालात को देखते हुए दोनों देशों का साथ आना जरूरी, मौजूदा हालात में दोनों देशों का साथ आना जरूरी है। ये द्विपक्षीय बैठक में चीन के राष्ट्रपति का बयान आया है। सीधे तौर पर प्रणय, अगर ये बातचीत आज हुई है, अगर चीन की तरफ से ये एक भारत को लेकर बड़ा खूबसूरत रुख सामने आ रहा है आजकल, तो उसके पीछे वजह तो सबसे बड़ी यही है कि भले ही टैरिफ सबसे ज़्यादा भारत पर लगाया गया हो, लेकिन इंटरेस्ट चीन का इसमें कितना ज़्यादा अभी फ़िलहाल अमेरिका को से पुराने उसके टकराव से लेकर अभी तक में हम देख लें तो वो सारी चीज़ें समझ भी आती हैं। और उसे समझ आ रहा है अगर ऐसे समय में भारत उसके साथ खड़ा दिखता है तो जिनपिंग का कद और बड़ा हो जाता है इस SCO की मेज़बानी में।
बिल्कुल श्वेता, आपने बिल्कुल प्रिसाइजली उसी पॉइंट को उठाया। एक्चुअली यहाँ पर कोशिश जो है वो चीन और शी जिनपिंग का कद बड़ा करने की है, और कैसे बड़ा करने की है। दरअसल चीन दुनिया के अंदर अमेरिका के विरुद्ध एक वैकल्पिक मॉडल की बात कर रहा है, और अगर आप पिछले कुछ समय का चीन का सिलसिलेवार कदम देखें तो वो क्या करने की कोशिश कर रहा है। वो डिप्लोमेटिकली अपना क्लाउड बढ़ा रहा है, वो एक इकोनॉमिक पोल बनने की कोशिश कर रहा है, यहाँ तक कि वो दुनिया के देशों के विवाद सुलझाने के लिए आर्बिट्रेशन की भी एक समानांतर व्यवस्था शुरू करने की कोशिश और कवायद के अंदर लगा हुआ है। साथ ही अगर आप एससीओ को देखें तो दुनिया की 3 बड़ी सेनाओं के जो नेता हैं वो वहां पर मौजूद हैं, यानी भारत, चीन और रूस। दुनिया की 5 बड़ी सेनाओं में से 3 बड़ी सेनाओं का रखने वाले जो देश और उनके नेता एक मंच के ऊपर आते हैं, और चीन यदि उन्हें एक साथ बैठाने की कोशिश करता है तो ये निश्चित रूप से एक बड़ा मैसेज के तौर पर होगा। एक अल्टरनेटिव पोल क्या हो सकता है दुनिया के अंदर, ये सारी चीजें दिखाने की कोशिश और कवायद के अंदर चीन नजर आ रहा है। लेकिन यहां पर भारत का इस तरफ झुकना या भारत का बदलाव, भारत के रुख में बदलाव, बहुत सारी चीजें चीन के लिए भी बदलता है। चीन के साथ में अभी तक अगर आप चीन की कंपनी देखें तो चीन के साथ में पाकिस्तान नजर आता है, रूस नजर आता है, उत्तर कोरिया नजर आता है, और वेस्ट की नजर के अंदर ये सारे वो देश हैं जो अलग पाले के अंदर खड़े हुए नजर आते हैं। लेकिन भारत एक ऐसा है जो कि G20 के अंदर भी शामिल है, जो कि G7 की बैठक के अंदर भी बुलाया जाता है, साथ ही जिसके वेस्ट के साथ भी बहुत अच्छे रिश्ते हैं। तो ऐसे में भारत में अगर कोई भी बदलाव आता है तो ये चीन के लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी होगी। लेकिन भारत का कोई भी बदलाव तभी आ सकता है जैसा सीमा का आपने जिक्र किया। इसके साथ साथ भारत आर्थिक रूप से और साथ ही जियो इकोनॉमिक्स के लिहाज से यदि देखा जाए तो भारत और चीन के बीच में यदि सामंजस्य तालमेल बनता है तो ही ये चीजें आगे बढ़ पाएंगी। ये सारी जो बातें हैं, देखिए इससे पहले के स्टेटमेंट भी मैं बहुत लंबे समय से देख रहा हूं, बातें स्टेटमेंट्स में बहुत अच्छी अच्छी ही होती हैं, लेकिन जो जमीन पर होता है, जब चीन के राष्ट्रपति 2014 के अंदर भारत के दौरे पर आए थे, उसी दौरान चुमार के इलाके के अंदर जो चीनी सेना है उसका एग्रेशन हमें देखने को मिला था। उस विवाद को सॉल्व करने के लिए जो है वो 7-8 दिन का वक्त लग गया था उस समय, जबकि चीन के राष्ट्रपति भारत के दौरे पर आए हैं। और उसके बाद हमने सिलसिलेवार तरीके से देखा है कि जब जब इस तरीके की कोशिशें होती हैं, बातें होती हैं, उसके बाद बॉर्डर पर आपको कोई ना कोई टेंशन देखने को मिला है। तो क्या इसका सिलसिला रुकेगा? एक दूसरा, भारत बहुत लंबे समय से जो मार्केट एक्सेस की बात कर रहा है, जो ट्रेड डेफिसिट कम करने की बात कर रहा है, उसमें क्या होगा? तीसरी चीज यह है कि भारत बड़े निवेश की अपेक्षा जरूर कर रहा है चीन से, तो उसके अंदर किन सावधानियों के साथ हम चीनी निवेश को आमंत्रित कर सकते हैं, वो एक महत्वपूर्ण मुद्दा होगा। और इसके साथ साथ ये जो नई धुरी बनाने की कोशिश हो रही है उसमें भारत के हितों की सुरक्षा का इंश्योरेंस और उसकी गारंटी क्या है, ये एक बड़ी भारत की अपेक्षा भी है और ये मुद्दा भी है उसके लिए। वाकई, और यही चीज़ जनरल सिवाच आपकी तरफ से कहा भी जा रहा था कि इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, भारत के हित को ध्यान में रखते हुए आगे बात हो सकती है, क्योंकि वो उस बॉर्डर डिस्प्यूट के बिना पाकिस्तान को वो मदद जो पहुंचाए जाने की बात हम कर रहे हैं। और सुरेश गोयल जी ने जिसे बहुत एप्टली रखा कि क्या अगर पाकिस्तान को ये शह न मिले, बार बार अगर आतंकियों के नाम को के साथ वो वीटो वाली चीज़ न आ जाए कि किसे ग्लोबल आतंकी डिक्लेयर किया जाएगा, तो पाकिस्तान को इतना शय मिल नहीं सकता है कि वो भारत पर इस तरह की आक्रमण कर सके, इस तरह के आतंकी वारदातों को अंजाम दे सके। हाँ बिल्कुल, देखो श्वेता, ये सच्चाई, जो ये ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, जो 4 दिन का कॉन्फ्लिक्ट हुआ भारत और पाकिस्तान के बीच में, तो पाकिस्तान अकेला नहीं था, पाकिस्तान के साथ चीन था। और अगर आप देखें जिस प्रकार से चीन ने उसकी मदद की थी, अगर सारा जो उसके वेपन सिस्टम सारे चीन के थे, या तो उसका PL-15 जो बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल है, या उसका एयर डिफेंस सिस्टम HQ-9 HQ-15, या उसका PA जो 2 एयरक्राफ्ट हैं JF-17 J-10C। तो ये सच्चाई है कि अब जो भी लड़ाई अगर पाकिस्तान से होगी, तो ये सच्चाई है कि चीन उसके साथ खड़ा होगा, और इसको हमें फैक्टर इन करना पड़ेगा। और मुझे लगता है ये एक बड़ी अच्छी लेसन भारत ने सीखा है इस ऑपरेशन सिंदूर में, कि भाई आपने अभी अपने आप को और मॉडर्नाइज करना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करना है, साइबर वारफेयर का करना है, रॉकेट ड्रोन्स आपने और डेवलप करने हैं, मिसाइल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगी। तो मुझे लगता है कि जो हमने 4 दिन में सीखा वो काबिल तारीफ है। इसको मद्देनजर रखते हुए कि कोई वक्त का तकाजा है, जिस प्रकार से चर्निंग इफेक्ट हो रहा है पूरे वर्ल्ड में, तो अगर भारत और चीन के रिलेशनशिप में अगर आगे बढ़ा जाता, मुझे लगता है इट इज स्टेप इन अ राइट डायरेक्शन। मगर हमें आँख आँख खोल के चलना है, ये नहीं कि जो गलतियां हम पहले कर पाए
कि भाई हमने कुछ एग्रीमेंट साइन कर ली चीन से, अब चीन के ऊपर भरोसा है, और फिर चीन उस भरोसे को तोड़ देता है। इसको मद्देनजर रखते हैं कि मैंने पहले भी बोला श्वेता, जो चीन रिकग्नाइज करता है अगर आप स्ट्रांग हैं, अगर आप स्ट्रांग हो गए हैं लाइन ऑफ एक्शन कंट्रोल में, तो मुझे लगता है वो ये हरकतें कब नहीं कर पाएगा। अगर आप बात करते चूमर 2014, उससे पहले देप्सांग हुआ था 2013 में भी, ये सच्चाई है। जब भी हम कमजोर हैं लाइन ऑफ एक्शन कंट्रोल में, इसका फायदा। आज हमारी स्थिति में बहुत बदलाव आया। आज आप देखें लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक जो हमारी डिफेंसेस हैं वो काबिल तारीफ है, सड़कें हैं, लॉजिस्टिक नोड हैं, हमारे एयरफील्ड जो हैं अब ग्रेडेड हो गए, तो फर्क है अभी चीन को भी महसूस। मगर जब श्वेता जहां ट्रेड की बात होती, मुझे लगता है दो बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है। जो ट्रेड है ये समझना पड़ेगा, जो चीन है वो एक एक्सपोर्ट इकोनॉमी है। अगर हमारे रिलेशन अभी तक अच्छे नहीं थे, इसके बावजूद ट्रेड भारत और चीन के बीच में बढ़ता रहा। पर दुर्भाग्य की बात है कि हमारा जो ट्रेड डेफिसिट $100 बिलियन करीब है। जैसे मैंने बताया कि एक्सपोर्ट इकोनॉमी है और भारत एक बड़ी मार्केट है, तो उसका वो फायदा उठाता है। मगर यह सच्चाई है कि आपको भी कहीं ना कहीं ट्रेड करना पड़ेगा, एक्सपोर्ट करना पड़ेगा चीन को, क्योंकि आप इतना ज्यादा ट्रेड डेफिसिट नहीं ले सकते। तो इसलिए एक्सेस देना पड़ेगा चीन को भी। इट कांट बी वन वे ट्रैफिक, इट हैज टू बी टू वे ट्रैफिक। ये मुझे लगता है चीन को भी समझना पड़ेगा। मगर यह सच्चाई है कि जो रिश्तों में अगर गर्माहट आती है, और इसकी वजह है आप ये एससीओ मीटिंग का इतना अहम नहीं होता अगर जो डोनाल्ड ट्रंप ने जिस प्रकार से भारत के ऊपर 50% टैरिफ लगाए और भारत के प्रधानमंत्री जापान के बाद अब एससीओ मीटिंग जा रहे हैं, तो ये पूरा का पूरा टर्निंग इफेक्ट से अब इसकी इंपॉर्टेंस बढ़ गई। अगर आप देखें कि ये सच्चाई है कि भारत जिस प्रकार से प्राइम मिनिस्टर मोदी सोच समझ के चलेंगे, चीन के साथ भी बातचीत होगी, रूस के साथ भी बातचीत होगी, कहीं ना कहीं किसी नतीजे में पहुंचेंगे। और कहीं ना कहीं ये एक काउंटर प्रेशर भी है अमेरिका के ऊपर, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप इसको देख रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप भी ये समझ रहे हैं कि अगर उनको चीन के साथ इंडो पैसिफिक में मुकाबला करना है तो उन्हें भारत की जरूरत है। मगर एक इस कारण की टैरिफ इतने लगा दिए तो और उसने भारत को जब पुश चीन कर की दिया। तरफ से ये चीन कहा और गया रूस की कि मौजूदा परिस्थिति में दोनों देशों का साथ आना बहुत ज़रूरी है, तो ये केवल दोनों देशों के लिए नहीं बल्कि अमेरिका के लिए भी एक बहुत बड़ा संदेश हो जाता है। प्रधानमंत्री ने आज क्या कहा है वो आपको सुना देते हैं। सीमा पर डिसएग्रीमेंट के बाद शांति और स्थिरता का माहौल बना हुआ है। हमारे स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स के बीच बॉर्डर मैनेजमेंट के संबंध में सहमति बनी। कैलाश मानसरोवर यात्रा फिर से शुरू की। दोनों देशों के बीच डायरेक्ट फ्लाइट भी फिर से शुरू की जा रही है। हमारे सहयोग से दोनों देशों के 2.8 बिलियन लोगों के हित जुड़े हुए हैं। इससे पूरी मानवता के कल्याण का मार्ग भी प्रशस्त होगा। परस्पर विश्वास, सम्मान और संवेदनशीलता के आधार पर हम अपने संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। एफएनसी चीन द्वारा एफसीओ की सफल अध्यक्षता के लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं। एक बार फिर चीन यात्रा के निमंत्रण के लिए और आज की हमारी बैठक के लिए आपका हार्दिक धन्यवाद। राष्ट्रपति की तरफ से भी यही कहा गया कि बहुत ज़रूरी है कि मौजूदा दौर में भारत और चीन अच्छे पड़ोसी रहें, दोनों के रिश्ते अच्छे रहें और ड्रैगन और हाथी के रिश्ते बेहतर हैं। ड्रैगन और एलिफेंट जैसा कि भारत और चीन को जाना जाता है। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका इस चर्चा में जुड़ने के लिए। मुलाकात ये पूरी हो चुकी है। एक सकारात्मक मुलाकात रही है, एक अहम मुलाकात एससीओ की बैठक के साइडलाइंस पर ये दोनों देशों के बीच जो हुई है।